नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 परोपकारी आंद्रे। पहले भाग में आप पाठ का वीडियो देख चुके हैं। भाग 2 में मैं आपको कुछ पाठ में आए नए शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और आप अपनी पेंसिल निकाल लें नए शब्द सीखने के लिए, उन्हें रेखांकित करने के लिए, जैसा कि हम हर पाठ में करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूं आपको पहले से पता चल जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। परोपकारी आंद्रे। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान मतलब अंडरलाइन कर लें, रेखांकित कर लें। चिकित्सा का अर्थ है मेडिकल, विज्ञान का अर्थ है साइंस। तो जो हमारा मेडिकल साइंस है उसने बहुत उन्नति कर ली है, बहुत ही उसमें नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत डेवलपमेंट हो गया है। एक दो रोग ही ऐसे बचे हैं जिनका चिकित्सा विज्ञानी कोई उपचार नहीं खोज पाए होंगे। एक दो रोग, कोई ऐसे छोटे से छोटा रोग का उपचार कर ढूंढ लिया गया है, लेकिन कोई होंगे एक दो रोग, जो रोग का अर्थ है जो बीमारी है, डिजीज़ है, ऐसे होंगे जिनका चिकित्सा विज्ञानी, जो मैं अपने चिकित्सा मैंने अभी इसका अर्थ बताया मेडिकल, और विज्ञानी एक तरह से उसको साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो जो चिकित्सा में साइंटिस्ट हैं उनका उपचार नहीं खोज पाए, मतलब सर्च अभी तक चल रही है। और आप इस पाठ में वीडियो में देख ही चुके हैं बात किसकी हो रही है हमारे पाठ में, और कैसे वो इस चिकित्सा में अपना योगदान देते हैं, कैसे वो चीज़ों का पता लगाते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबने अपनी अपनी पेंसिल तो तैयार कर ही ली होगी, है ना। आज के समय में जब हम यह पाठ पढ़ रहे हैं तब तो हमारा चिकित्सा विज्ञान बहुत ऊपर तक आ चुका है, लेकिन जिस समय का यह पाठ आप पढ़ रहे हैं उस समय चिकित्सा के लिए इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, ना ही इतनी परमिशन होती थी, आज्ञा मिलती थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अंधेरी रात थी। अंधेरी क्यों? क्योंकि एकदम डार्क है ना, रात को तो अंधेरा ही होता है, इसलिए अंधेरी। अंधेरी रात थी। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था। कब्रिस्तान क्या होता है? जहाँ पर कब्र बनी होती है और मुर्दों को दफनाया जाता है, यानी जिनकी डेथ हो गई उनको दफन करते हैं, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। इसको इंग्लिश में ग्रेवयार्ड बोलते हैं। और वहाँ पर एकदम सन्नाटा था। सन्नाटा का क्या अर्थ है? एकदम चारों तरफ कब्रिस्तान में कोई शोर शराबा नहीं था, साइलेंस, सन्नाटा। आधी रात के समय दो लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। प्रवेश करना यानी एंट्री उन्होंने किया कब्रिस्तान में। वे एक कब्र के पास आए। उस कब्र में आज ही एक मुर्दा दफनाया गया था। मुर्दा उसको बोलते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, यानी जो डेड है उसको कब्र के अंदर दफना दिया गया था। दफनाना यानी कि क्रिया है ये। हम हिंदुओं में जो डेड बॉडी है, जो इसकी मृत्यु हो गई है, उसको क्रिया करते हैं, संस्कार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन में या फिर मुस्लिम में उनको दफना दिया जाता है ज़मीन के अंदर। तो आज ही कब्र में किसी एक मुर्दे को दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक व्यक्ति वहाँ पहरा देने लगा। व्यक्ति यानी एक जो आदमी था वहाँ पर पहरा देने लगा, क्योंकि वो दो जने आए थे। दोनों ने पहले मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई है, फिर एक वहाँ पर पहरा देने लगा। पहरा देना यानी वॉच ओवर, क्योंकि कोई अंदर आ गया, किसी ने उनको देख लिया तो वो बता सकता है ना अंदर वाले को। दूसरे व्यक्ति ने झोले में से एक मोमबत्ती, माचिस और कुछ औजार निकाले। झोला जिसका अर्थ है जो बैग उन्होंने ले रखा था उसमें से उन्होंने निकाली एक मोमबत्ती यानी कैंडल, माचिस जो मैच बॉक्स है
और कुछ औजार निकाले। औजार होते हैं टूल्स जो उन्होंने अपने झोले में रखे हुए थे, बैग में सब चीज़ें वो अपने साथ लेकर आए हैं। आगे क्या होता है, मोमबत्ती जलाकर वह व्यक्ति मुर्दे की चीरफाड़ करने लगा। कैंडल उन्होंने जला ली है मोमबत्ती और मुर्दे की चीरफाड़ करने लगा। मुर्दा मैंने अभी बताया जिसकी मृत्यु हो गई है, जो डेड है पर्सन, और उसकी चीरफाड़ करने लगा। चीरफाड़ करना एक तरह से आप मेडिकल की भाषा में ऑटोप्सी बोल सकते हो। तो वो उसको चीरफाड़ करने लगा, यानी कट लगाकर उसकी जांच करने लगा। बीच बीच में वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता भी जा रहा था, यानी जब वो देख रहा था उसको जैसे जैसे कुछ भी पता चल रहा था वो अपनी नोटबुक में लिखते हुए जा रहा था। साथ साथ आप भी लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं। जैसे ही रात बीतने को हुई उसने काम बंद किया, कब्र पर फिर से मिट्टी डाल दी और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। यानी उन्होंने कब्र को खोलकर मिट्टी हटाकर उस मुर्दे को चीरफाड़ किया, उससे कुछ नोट्स बनाए अपने लिए जो काम आ सकते थे, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, और फिर दोनों वापस मिट्टी डालकर बाहर आ जाते हैं। वे दोनों लोग कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे। जादूगर वो होता है जो मैजिक करता है, मैजिशियन। लेकिन तांत्रिक तांत्रिक जो है वो मैजिशियन नहीं होता। तांत्रिक सोर्सर्स हम बोल सकते हैं उसको, जो तंत्र विद्या करते हैं मुर्दों पर। लेकिन ये तो वो भी नहीं थे, ना ही वे मुर्दे जगाने वाले कोई फ़कीर या अघोरी थे। और फ़कीर अघोरी वो जो इंसान है, वैसे तो फ़कीर हमारे भाषा में, हमारे धर्म में फ़कीर बोला जाता है संत को। लेकिन ना तो वो कोई संत थे, ना ही वो कोई अघोरी थे, तांत्रिक थे। तो वो कौन थे? मुर्दे की चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था। उसका नाम था आंद्रे विलेसियम, सॉरी आंद्रे विसेलियस। और उसके साथ था उसका दोस्त लुइस। आंद्रे विसेलियस अपना यह काम बहुत गुपचुप तरीके से कर रहा था, क्योंकि उस जमाने में धर्म मुर्दों की चीरफाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। अच्छा, जो सबसे पहले जो व्यक्ति उस मुर्दे की चीरफाड़ कर रहा था वो तो एक डॉक्टर था, और उसका नाम क्या था? आंद्रे विसेलियस। और उसका दोस्त भी उसके साथ था, उसका नाम था लुइस। अब जो आंद्रे था वो अपने काम को बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा था। किस लिए गुपचुप कर रहे थे? क्योंकि उस समय में, उस ज़माने में, जिस समय की ये बात हो रही है, जो धर्म है, जो हमारा धर्म है, रिलीजन है, वो मुर्दों की चीरफाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। अनुमति देना मतलब परमिशन नहीं थी कि तुम मुर्दों पे एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर सको। तो ऐसा तो होता नहीं था। और अब जब उनको परमिशन थी नहीं, तो उनको यह काम किसी न किसी तरीके से तो करना ही था। यदि किसी को पता चल जाता, सोचो, जब वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाए तब क्या होता? ओ, तो यदि किसी को पता चल जाता तो आंद्रे विसेलियस बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। इसलिए वह आधी रात के समय कब्रिस्तान में जाकर अपना काम किया करता था। आधी रात को, यानी जब सब सो गए होते थे, रात के 12 बजे के बाद वो जाते थे और अपना काम करते थे। यानी वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन कर रहा था। मनुष्य के, ह्यूमन के शरीर की, बॉडी की जो भीतरी बनावट है, हमारी जो इंटरनल बनावट है, उसका अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करना का अर्थ है स्टडी करना। आंद्रे विसेलियस का जन्म दिसंबर 1514 में 1514 में बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुआ था। आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि आंद्रे विसेलियस का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रखना है, उसके परिवार के लोग चिकित्सक थे। चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। उस समय, जब जिस समय की पाठ हम पढ़ रहे हैं,
तब आंद्रे के जो फैमिली मेंबर, परिवार के लोग जो थे वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे और दवाएं भी बनाते थे, मेडिसिन भी बनाते थे। इस कारण चिकित्सा विज्ञान में आंद्रे की बचपन से ही रुचि थी, क्योंकि घर में सब डॉक्टर हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, तो चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में आंद्रे को बचपन से रुचि थी मतलब इंटरेस्ट था उनको, कि उनको भी डॉक्टर बनने में ही उनको अच्छा लगने लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। सन 1533 1533 से 1536 1536 तक उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उसने जानवरों की चीरफाड़ करके उनके विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन किया। जब ये वहाँ मेडिकल में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने जानवरों की चीरफाड़ करके, मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, जानवरों पे करते हैं सबसे पहले, फिर उनके विभिन्न अंगों की, यानी जो उनके डिफरेंट टाइप्स जो अंग थे उनकी बनावट का, जो उनकी किस प्रकार से बने हैं उस पर उन्होंने अध्ययन किया, यानी स्टडी की। उसने मानव शरीर की हड्डियों का भी अध्ययन किया। अच्छा, मानव शरीर की मतलब जो हमारा मनुष्य का शरीर है उसकी हड्डियों का भी अध्ययन किया, उनकी बोन्स पर भी उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि ये तो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थी। जो स्केलेटन होते हैं मोस्टली वो लैब में होते ही हैं, तो उस पर तो आप अध्ययन कर सकते थे, लेकिन चीरफाड़ करने की आज्ञा नहीं थी उनको। अब क्या होता है, उपलब्ध होना यानी कि अवेलेबल थी वहाँ पर, जिस पर वो अपना अध्ययन कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। आंद्रे विसेलियस पशुओं की चीरफाड़ करके शरीर विज्ञान पढ़ाते समय बार बार यह सोचता था कि इस तरह प्राप्त की गई जानकारी प्रामाणिक तो नहीं कही जा सकती ना, क्योंकि जब वो पशुओं की चीरफाड़ कर रहे होते और शरीर विज्ञान पढ़ रहे होते, शरीर विज्ञान यानी जब वो हम मनुष्यों के ऊपर अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको वो सोचते थे कि इस तरह की जानकारी तो प्रामाणिक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रामाणिक का अर्थ है जो ऑथेंटिक, जो जानकारी है वहाँ पर हमने प्राप्त की है उनको उन पशुओं के शरीर से, वो तो ऑथेंटिक नहीं कही जा सकती, पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक घोड़े या कुत्ते या गाय के शरीर में और मानव के शरीर में अंतर तो है, अंतर है मतलब जो डिफरेंस है वो तो मानव शरीर का हमारा अलग है, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर, लेकिन पशुओं का अलग है। जानवर और मनुष्य दोनों प्राणी हैं, मतलब माना कि हम दोनों ही एक एनिमल प्रजाति में आते हैं, लेकिन जो हमारी शरीर की रचना है, उनकी शरीर की रचना यानी जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है अंदर से एक सी होगी, यह मानना तो उचित नहीं है, यह तो अप्रोप्रिएट नहीं है ये चीज़ तो, कि हम भी एक जैसे हैं और मनुष्य भी तो और पशु अंदर से एक जैसे कैसे हो सकते हैं। मानव शरीर की बनावट कैसी है, वह पशुओं के शरीर से किस तरह अलग है, आंद्रे को यह सब जानना था, क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं लगता था उनको कि जांच करें, स्टडी करें हम किस पर, जानवर पर, और हम इलाज कर रहे हैं मनुष्य का, तो यह तो ठीक नहीं है। अब आंद्रे सोचने लगा कि मानव शरीर की चीरफाड़ करके उसके अध्ययन का क्या उपाय हो सकता है, कि मानव शरीर को कैसे हम चीरफाड़ कर सकते हैं, फिर हम स्टडी करें, इसका क्या उपाय करें, वो सोचने लगते हैं। धर्म गुरुओं ने जिंदा या मुर्दा मानव शरीर की चीरफाड़ करके उसके बारे में जानने पर प्रतिबंध लगा रखा था। धर्म गुरुओं ने, जो हमारे धर्म गुरु, धर्म किसको बोलते हैं, रिलीजन, और गुरु जो होता है वो टीचर को बोलते हैं, शिक्षक को। तो जो धर्म गुरु हैं वो, उन्होंने कोई ये प्रतिबंध लगा रखा है कि तुम जिंदा हो या फिर मुर्दा, लेकिन तुम मानव शरीर की चीरफाड़ नहीं कर सकते। प्रतिबंध लगाना यानी प्रिवेंशन है कि तुम यह काम नहीं कर सकते, ठीक है। धर्म गुरुओं का कहना था कि मानव शरीर जो है ईश्वर की रचना है,
जो कंपोजिशन है वो हमने तो किया नहीं है, मनुष्य हमने तो बनाए नहीं हैं, मनुष्य तो भगवान ने बनाए हैं। तो मनुष्य की जो ईश्वर की रचना है मनुष्य, उसके रहस्य जानने का तो हमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार मतलब राइट्स हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हमें तो भगवान ने बनाया है। जो ऐसा करेगा वह ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा, यानी हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना एक तरह से। तुम तो भगवान की रचना में ही हस्तक्षेप कर रहे हो, उसे दंड दिया जाएगा। दंड देना एक तरह से, उसको पनिशमेंट देना। और एक दिन आंद्रे का एक मित्र लुइस उससे मिलने आता है। आंद्रे ने अपनी परेशानी उसको बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ आधी रात के समय कब्रिस्तान चलना होगा। मैं कब्रिस्तान में मुर्दों की चीरफाड़ चुपचाप करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत जानना था कि अगर हम एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और मानव शरीर का हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हम मानव शरीर पर तो नहीं कर पा रहे, हम करते हैं किसी भी पशु या जानवर पर। और पशु का शरीर और हम मनुष्यों का शरीर अंदर से अलग है। तो मुझे ऐसा अध्ययन चुपचाप करना है। इस पर लुइस ने हंसकर कहा, मान लो कोई मुर्दा ही जिंदा हो जाए। उसको हंसी आ गई। मजाक मत करो, मैं मानव शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मनुष्य को होने वाले बहुत से रोगों के उपचार के उपाय किए जा सकें। उसको वो एकदम सीरियस है कि तुम ऐसा मत मजाक करो, मुझे मानव शरीर को, जो अपना ह्यूमन बॉडी है, उसकी रचना के बारे में मुझे जानना है। कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा शरीर अंदर से कैसा है, ताकि जब मनुष्य को उसकी वजह से बहुत से रोग, जो डिजीज़ हैं, उनके उपचार के उपाय किए जा सकते हैं। उपचार यानी ट्रीटमेंट, हम उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। तुम्हें लगता है कि मुर्दे जीवित मानव को निरोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं, तो यह जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। तो उसने कहा, ठीक है तुम्हारी बात नहीं टालता हूँ। अगर तुमको लगता है कि मुर्दे जो डेड हैं वो जीवित मानव को, यानी जो जिंदा है मनुष्य, उनको निरोगी बनाने में, रोग मैंने बताया डिजीज़, अगर हमें बिल्कुल निरोगी रहना है, जिसमें कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, अगर ऐसा कर सकते हैं, ये सहायक हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। सहायक यहाँ पर इसका अर्थ है कि एक तरह से असिस्टेंट बन सकता हूँ मैं तुम्हारा। तो वो एकदम तैयार हो गया अपने मित्र की, अपने दोस्त की मदद करने के लिए, जो वो अध्ययन करना चाहता था, मानव शरीर का स्टडी करना चाहता था। तो उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उन दोनों ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताई। रातें क्यों बिताई? सोने तो जाते नहीं थे, वो अध्ययन करने जाते थे मनुष्य के शरीर का। रात में वे अपना काम करते और दिन भर नोट्स बनाते थे। और कितनी मेहनत उन्होंने की कि रात को स्टडी कर रही है, वहाँ फटाफट नोट करके लेकर आए अपनी नोटबुक में, फिर दिन भर उनके बारे में वो पिक्चर बनाना, नोट्स बनाना उन्होंने तैयार कर लिया। इस तरह से विसेलियस ने मानव शरीर की संरचना पर अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करके फैब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। मानव शरीर की, जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी संरचना पर, संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्होंने एकदम उस पर अद्भुत, अद्भुत किसको बोलते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनक्रेडिबल और प्रामाणिक जानकारी, प्रामाणिक जो करेक्टेड थी, जानकारी का अर्थ है जो इन्फॉर्मेशन थी, एकत्र की यानी कलेक्ट की, और इस तरह से उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था फैब्रिका, यानी उन्होंने खुद से यह पुस्तक लिखी थी। अब आंद्रे विसेलियस की परीक्षा की घड़ी आ गई। परीक्षा यानी एग्ज़ाम। अब घड़ी आ गई मतलब जो उनका समय आया कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम बोल सकते हैं, परीक्षा की घड़ी। उसने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की एक सभा आयोजित की। एक सभा, सभा का अर्थ है एक तरह से मीटिंग, उन्होंने आयोजित की
आयोजित करना यानी ऑर्गेनाइज करना, और जिसमें बहुत सारे डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे यानी साइंटिस्ट थे, और विद्वान जो गुणवान व्यक्ति होते हैं यानी उनको नॉलेज होती है, सबको बुलाया। सभा को संबोधित करते हुए विसेलियस ने कहा, सभा जो मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सब लोग आए थे, संबोधित जब किया उन्होंने, संबोधित करना एक तरह से एड्रेस करना, और विसेलियस ने कहा कि मैं आज आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है, मैं प्रेयर करता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शरीर विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। शरीर विज्ञान, ह्यूमन जो हमारा शरीर विज्ञान, एक तरह से इसको साइंस में मैं फिजियोलॉजी कहूँगी, क्योंकि वो इसी की स्टडी कर रहे थे। तो शरीर विज्ञान से संबंधी यानी रिलेटेड हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी नॉलेज है वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है, पूरा ज्ञान हमने हासिल नहीं किया है। लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? प्रमाण यानी क्या सबूत है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अब विसेलियस इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। प्रश्न यानी क्वेश्चन, उत्तर का अर्थ है आंसर। असमर्थ था यानी एक तरह से वो अपने आप को असमर्थ मान रहा है कि मैं इसका उत्तर कैसे दूं, है इम्पिटेंट बोल सकते हैं आप इसको, कि जब वो बताते उनको बताना पड़ता कि कैसे उन्होंने जानकारी एकत्र की है, जो उन्होंने जितनी भी जानकारी है, और वो कैसे उन्होंने एकत्र की, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कैसे कलेक्ट की। और यह बताते ही धर्मगुरु तो उसे मृत्युदंड दे सकते थे। जो धर्मगुरु थे जिन्होंने प्रतिबंध लगा रखे थे कि यह तो धर्म के खिलाफ है कि आप जिंदा या मुर्दा शरीर को चीरफाड़ नहीं कर सकते। जैसे ही ये विसेलियस बताते कि मेरे पास, उन्होंने नोट्स भी तैयार किए थे ना, कब्रिस्तान जाकर उन्होंने स्टडी किया था, तो धर्मगुरु उसे मृत्युदंड दे सकते थे यानी कैपिटल पनिशमेंट उनको मिल सकती थी। विसेलियस ने कहा, यदि खोज करने का मौका मिले तो मैं प्रमाण दे सकूंगा। तो उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि अगर खोज करने का यानी सर्च करने का मौका मिले, अवसर मिले, चांस मिले, तो मैं प्रमाण दे सकूंगा यानी सबूत दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा। किंतु लोगों ने तो उसकी कोई बात नहीं सुनी, गुस्से से उस पर जूते चप्पल फेंकने लगे। विसेलियस बड़ी मुश्किल से सभा से बचकर निकल सका। आंद्रे विसेलियस की मृत्यु के यानी जब उनकी डेथ के 200 साल 200 ईयर्स, जब लोगों की सोच थोड़ी सी बदली और मुर्दों की चीरफाड़ की अनुमति मिलने लगी। अनुमति मिलना यानी परमिशन मिलना, यानी अब तुम जो डेथ जिनकी हो चुकी हैं, डेड हैं, उनको आप तुम चीरफाड़ कर सकते हो। अनुमति मिल गई, परमिशन मिलने लगी। तो उसकी लिखी हुई एक किताब थी फैब्रिका, उसको पढ़ा गया। तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों ने पाया कि उसने जो कुछ लिखा था वह सच है। मेडिकल साइंस से जुड़े जितने भी लोग थे, जब स्टडी करने लगे उनकी पुस्तक को, तो उनको लगा कि यह तो बिल्कुल सच लिखा हुआ है। आज तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फैब्रिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। जब भी कोई सर्जरी की जाती है, और चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में क्षेत्र का अर्थ होता है जो एरिया, यानी जो मेडिकल साइंस है पूरा कहीं भी हो, यहाँ हो, किसी दूसरे देश में हो, किधर भी हो, तो फैब्रिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उसमें महत्वपूर्ण का अर्थ है इम्पोर्टेंट। लेकिन दुख की बात तो यही है कि विसेलियस को इस महान कार्य का यश उसकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला। जब उन्होंने ये महान कार्य तो 200 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन उसका यश मतलब जो उनकी एक तरह से हम बोल सकते हैं जो उनको नेम मिला, वो उनकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला, 200 ईयर्स के बाद। अपने जीवन काल में तो उसे केवल कांटों भरी राह ही मिल सकी थी। जीवन काल में मतलब जो उनकी लाइफ थी उसमें तो उन्हें कांटों भरी, कांटे क्या होते हैं, तो जो पौधे हैं
आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें छोटे छोटे जो हमें हार्म करते हैं छुप जाते हैं। तो रास्ते में कांटे बिछे होना, इसका अर्थ है कि वो कांटे नहीं फूलों के पौधों के, उसका अर्थ है कि मुसीबतें ही मिली उनको। उनको आसान रास्ता नहीं मिला, उनकी राह जो थी, उनका जो वे था वो कांटों भरा था, यानी कि मुश्किलें ही मुश्किलें थी उनकी राह में। और अगर उनको नाम मिला, यश मिला, मृत्यु के 200 साल बाद मिला। पाठ यहीं ख़त्म होता है। आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।